Hello students, today we are going to discuss micro and macroeconomics. Last time you have studied the definition of economics. Now in this chapter we will discuss what is microeconomics and what is macroeconomics. In 1933, Professor Ragnar Frisch of Oslo University, Norway, classified economics into two parts. First part was microeconomics and second was macroeconomics. माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र बोला जाता है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसे कि समष्टि अर्थशास्त्र बोला जाता है. In microeconomics, economic problems are studied at individual level. माइक्रोइकोनॉमिक्स में जितनी भी हमारी आर्थिक समस्याएं हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उनको व्यक्तिगत स्तर पर उनका अध्ययन किया जाता है. इंडिविजुअल लेवल पे उसकी स्टडी की जाती है. इसमें सिंगल यूनिट की स्टडी की जाती है. फॉर एग्जांपल कंजम्पशन की प्रॉब्लम है एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की, या एक फर्म ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करना है, ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बन जाएगा. क्योंकि इसमें इंडिविजुअल की स्टडी की जाती है तो इसे प्राइस थ्योरी भी कह दिया जाता है. बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनको एग्रीगेट लेवल के ऊपर उनकी स्टडी की जाती है. फॉर एग्जांपल हम अगर एग्रीगेट कंजम्पशन की बात करें, सकल उपभोग की बात करें, या जर्नल प्राइस लेवल सामान्य कीमत स्तर की बात करें, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट लेवल कंट्री में कैसा है, रोजगार का स्तर कैसा है, इन्वेस्टमेंट का लेवल कैसा है, पूरी कंट्री की नेशनल इनकम कैसी है, तो यहाँ हम एंटायर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. एज अ होल पूरी इकोनॉमी को इकट्ठा लेकर चल रहे हैं, तो इसे आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर स्टडी करेंगे. मैक्रो इकोनॉमिक्स को आप थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं. इट इज आल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. तो बिल्कुल सिंपल सा दोनों में डिफरेंस है. माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी किया जाता है, व्यक्तिगत स्तर पे अध्ययन किया जाता है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है. और जिसमें पूरी इकोनॉमी को, पूरी अर्थव्यवस्था को एज अ होल एक ही बार में स्टडी किया जाता है, वो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है. यहाँ हम डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है. सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स पर आते हैं. वर्ड माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्मॉल. इसे ग्रीक के वर्ड माइक्रोज से बोरो किया गया है, जिसका मतलब है, जिसका मीनिंग है स्मॉल, छोटा. बट इट मे नॉट बी मिसअंडरस्टूड, लेकिन हमें इसे ऐसे मिसअंडरस्टूड नहीं करना चाहिए कि माइक्रो का मतलब छोटा है या इनसिग्निफिकेंट इकोनॉमिक्स है. ये इनसिग्निफिकेंट इकोनॉमिक्स नहीं है, बल्कि यहाँ माइक्रो का मतलब है जहाँ हम इंडिविजुअल की या सिंगल यूनिट की स्टडी कर रहे हैं, वो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है. प्रोफेसर बिलास ने माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी दी. According to Professor Bilas, the term micro in economics mean division into small part of such economic variables as consumption, investment, saving, etc. वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स में माइक्रो का मतलब छोटा नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक वेरिएबल जो कि जैसे कि कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, सेविंग है, उनको स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके उनकी स्टडी करना है. फॉर एग्जाम्पल हम एग्रीगेट कंजम्पशन, पूरी की पूरी इकोनॉमी के सारे पर्सन की कंजम्पशन को एक बार में स्टडी ना करके अगर इंडिविजुअल लेवल पे एक एक पर्सन की कंजम्पशन का पैटर्न हम स्टडी करते हैं, तो वो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है. अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स हम इंडिविजुअल यूनिट जैसे कि एक कंज्यूमर, अ फर्म, एक सिंगल फर्म, एक इंडस्ट्री, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं. डेफिनेशन, बहुत सारी डेफिनेशन अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दी. In the words of Shapiro, microeconomics deal with the small part of economy. Microeconomics में इकोनॉमी के small part को डील किया जाता है. According to Professor Leftwich, microeconomics is concerned with the economic activity of economic units as consumer, resource owner and business firms. माइक्रोइकोनॉमिक्स में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि एक सिंगल कंज्यूमर से रिलेटेड हो सकती है, किसी रिसोर्स ऑनर से रिलेटेड हो सकती है, एक इंडिविजुअल फर्म से रिलेटेड हो सकती हैं, इन सब की स्टडी की जाती है.
माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है? लास्ट चैप्टर में आपने देखा था इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है। अब हम देख रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप है। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला आ जाता है, पहली प्रॉब्लम आ जाती है थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ डिमांड, it study how the demand for a commodity is determined and what is the law of demand। थ्योरी ऑफ डिमांड में आप पढ़ते हो कि किस तरह से किसी भी कमोडिटी के डिमांड जो है वो कैसे डिटरमिन की जाती है, मांग का निर्धारण कैसे होता है और मांग का नियम क्या है। थ्योरी ऑफ डिमांड रेफर्स टू डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर। थ्योरी ऑफ डिमांड में कंज्यूमर की क्या डिमांड है, उसकी सेटिस्फेक्शन कैसे मैक्सिमम होंगी, कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को डिफरेंट गुड पे किस तरह से स्पेंड करेगा सो दैट ही कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। देन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का जो सिद्धांत है, जैसे डिमांड की थ्योरी कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो प्रोडक्शन की थ्योरी प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। प्रोड्यूसर किस कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगा, फर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से यूज करेगी, उत्पादन के साधन कैसे यूज करेगी प्रोडक्शन के लिए, ये सब हम यहीं पर ही स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, कीमत का निर्धारण कैसे किया जाए। माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस के डिटर्मिनेशन की थ्योरी से भी डील करता है। सिर्फ डिमांड और सप्लाई को एनालाइज करना ही माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है, बल्कि डिमांड और सप्लाई के थ्रू प्राइस कैसे फिक्स किया जाता है। डिफरेंट मार्केट कंडीशन में आप अपने सिलेबस में आगे आगे पढ़ोगे कि मार्केट को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हम डिफरेंट मार्केट में किस तरह से प्राइस को डिटरमिन करेंगे, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। स्कोप का मतलब है आप अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में ये सारे के सारे टॉपिक को डिस्कस भी हम करेंगे, इनको समझेंगे भी सही। फोर्थ है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग की थ्योरी, फैक्टर्स क्या हैं। जब भी प्रोड्यूसर किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करता है तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स को यूज करता है। हम यहाँ पर 4 फैक्टर लेकर चलते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। किसी भी कमोडिटी की प्रोडक्शन के लिए इन चारों साधनों का होना बहुत जरूरी है और हर फैक्टर को उसकी सर्विस के बदले रिवार्ड दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लैंड यूज करते हो तो उसके बदले उसे रेंट देते हो, लेबर को उसकी सर्विस के बदले वेजेस दिए जाते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट दिया जाता है और एंटरप्रेन्योर उद्यमी को प्रॉफिट या फिर लाभ दिया जाता है। अब लैंड को कितना रेंट दिया जाए, लेबर को कितने वेजेस दिए जाएं, कैपिटल को क्या इंटरेस्ट दिया जाए और प्रोड्यूसर को क्या प्रॉफिट दिया जाए, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही स्टडी किया जाता है। ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम कैसे यूज करें, ऑप्टिमल कैसे यूज करें, उसका आदर्श बंटवारा कैसे करें। कंज्यूमर अपनी इनकम को कैसे यूज करे ऑप्टिमम वे से, प्रोड्यूसर अपने रिसोर्सेज को किस तरह से ऑप्टिमम वे से यूज करे, सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही स्टडी किया जाता है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स वेलफेयर इकोनॉमिक्स को भी स्टडी करती है। जिस तरह से इकोनॉमिक्स में कुछ अप्लाइड इकोनॉमिक्स आ जाती हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, टूरिस्ट इकोनॉमी, उसी तरह से वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है वो भी इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर ही स्टडी किया जाता है, जिसमें ये डील किया जाता है कि पीपल, चाहे वो एज कंज्यूमर हैं या प्रोड्यूसर हैं, उनके वेलफेयर को किस तरह से मैक्सिमाइज किया जाए, उनके कल्याण को कैसे अधिकतम किया जाए। इसके बाद आ जाता है इम्पॉर्टेंस और यूजेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व क्या है, इसका यूज क्या है। फर्स्ट है ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि इकोनॉमी के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इकोनॉमी के अंदर चाहे कंज्यूमर है, फर्म है, प्रोड्यूसर है, इंडस्ट्री है, ये सब एफिशिएंटली वर्क कर रही हैं या फिर नहीं कर रही।
सेकंड, प्रिडिक्शन, आपने अगर अनुमान लगाना है तो वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से आप लगा सकते हैं। प्रिडिक्शन या अनुमान हमेशा कुछ कंडीशन पर बेस्ड होते हैं। एग्जाम्पल, अगर इफ अ कॉज अक्कर देन अ सेट ऑफ रिजल्ट विल फॉलो, जैसे कि एक कारण होगा तो उसका परिणाम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, या प्राइस कम हो जाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। इफ डिमांड इंक्रीजेज प्राइस आल्सो लाइकली टू राइज। आप रिवर्स रिलेशन भी ले सकते हो, ये इनवर्स रिलेशन भी ले सकते हो। तो ये सारी की सारी प्रिडिक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही की जाती हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी जब बनाई जाती है, फ्रेम की जाती है, तो उसमें भी जो पॉलिसी मेकर हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को बनाती है और रिसोर्स की प्रॉपर एलोकेशन कर पाती है कि कंट्री के रिसोर्सेज को एफिशिएंटली किस तरह से यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक वेलफेयर, आर्थिक कल्याण। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में भी बताता है। इकोनॉमिक वेलफेयर अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स की स्टडी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर ही की जाती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको सजेस्ट करता है कि हम किस तरह से इकोनॉमिक वेलफेयर को अचीव कर सकते हैं, आर्थिक कल्याण को हम कैसे पा सकते हैं। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर ही स्टडी किया जाता है। मैनेजीरियल डिसीजन, किसी भी बिजनेस फर्म ने जब अपने कुछ प्रबंधकीय निर्णय लेने होते हैं, मैनेजीरियल डिसीजन लेने होते हैं, तो वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से ही लिया जाता है। उसमें भी माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। फर्म की कॉस्ट क्या होगी, डिमांड को कैसे एनालाइज किया जाएगा, ये सारी प्रिडिक्शन या सारा एनालिसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाता है। देन नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की लिमिटेशंस क्या हैं, सीमाएं क्या हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की, इसकी कुछ सीमाएं, कुछ कमियां भी हैं। फर्स्ट लिमिटेशन है कि ये स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब स्थिर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मोस्टली स्टैटिक एनालिसिस है। इसमें जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, जितने भी आर्थिक चर हैं, उन सबको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। इकोनॉमिक्स के इस पार्ट को इसीलिए लार्ज एक्सटेंट तक अनरियलिस्टिक कह दिया जाता है। जो कि रियलिस्टिक नहीं है वो माना जाता है, क्योंकि टाइम के साथ साथ एक्चुअल में वेरिएबल्स में चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप प्राइस और डिमांड की बात करो तो प्राइस भी चेंज होंगे, डिमांड चेंज होंगी। अगर हम लॉ ऑफ डिमांड लेते हैं तो हम ये बोलते हैं दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अन्य बातें समान रहने पर कीमत में और मांग में विपरीत संबंध है। बट अदर थिंग्स जो कि इनकम है, कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंस है, हैबिट है, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहते, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इन सबको स्टैटिक लेके चलते हैं, जो कि इसकी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट इज रॉन्ग कंक्लूजन। इसके कई कंक्लूजन, कई निष्कर्ष ऐसे भी हैं जो कि गलत हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ ले सकते हैं, हम यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो सेविंग का। एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए सेविंग करना इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी भी है। लेकिन अगर आप पूरी कंट्री की बात करो, मैक्रो एंगल से देखो और सारी कंट्री की एंटायर पॉपुलेशन सेव करना शुरू कर दे, सब अपने पैसे को बचाना शुरू कर दे, तो उस केस में डिमांड नहीं की जाएगी, क्योंकि लोग अपनी इनकम को सेव कर रहे हैं ज़्यादा। कंजम्पशन का लेवल कम हो जाएगा, कंजम्पशन कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी कम हो जाएगा। तो इसलिए माइक्रो के जो कंक्लूजन है वो मैक्रो लेवल पे आकर रॉन्ग हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, ये इसकी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट इज अनरियलिस्टिक अजम्पशन, अवास्तविक मान्यताएं। इकोनॉमिक एनालिसिस जो कि माइक्रो इकोनॉमिक पर बेस्ड है, वो कुछ ऐसी अजम्पशन पर बेस्ड है जो कि रेलिवेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, हम कई थ्योरीज में अजम्पशन लेके चलते हैं कि इकोनॉमी में परफेक्ट कंपटीशन है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट प्रिवेल कर रहा है, इसका मतलब हर पर्सन को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, परफेक्ट कंपटीशन है। पर एक्चुअल में ऐसी कंडीशन इकोनॉमी में हमेशा प्रिवेल नहीं करती है। रियल लाइफ के अंदर ये सब अजम्पशन फाउंड नहीं की जाती। लिमिटेड स्कोप, माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप लिमिटेड है।
इसकी अंडर कुछ पॉलिसीज जो इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंडर स्टडी की जाती है, जैसे कि फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इनको बनाने में इसे यूज़ किया जाता है, लेकिन उसका स्कोप भी बहुत ही लिमिटेड है, इसका बहुत ही लिमिटेड स्कोप है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद नेक्स्ट पार्ट इकोनॉमिक्स का आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे माइक्रो वर्ड ग्रीक के माइक्रोज से लिया गया था, उसका मीनिंग स्मॉल था। सेम मैक्रो वर्ड जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रीक वर्ड मैक्रोज से लिया गया है एंड मैक्रो का मीनिंग है लार्ज। हेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जैसे स्मॉल की स्टडी करते थे इंडिविजुअल लेवल की, मैक्रो इकोनॉमिक में जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनमें एंटायर इकोनॉमी की, पूरी अर्थव्यवस्था की स्टडी की जाती है। फॉर एग्जांपल एग्रीगेट कंजम्पशन मतलब टोटल कंजम्पशन, सकल उपभोग, सबका उपभोग कितना है इकोनॉमी में। एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, सकल रोजगार का स्तर कैसा है। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय कैसी है। जर्नल प्राइस लेवल, सामान्य कीमत स्तर कैसा है। सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। अकॉर्डिंग टू शेपिरो, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। माइक्रो की में जैसे स्मॉल की स्टडी थी, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है, पूरी इकोनॉमी की एज अ होल क्या फंक्शनिंग है उसके बारे में स्टडी करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या क्या स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज नेशनल इनकम की थ्योरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है। एम्प्लॉयमेंट की जो थ्योरीज हैं वो सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती हैं। मनी की जो थ्योरी है, मनी की डिमांड, मनी की सप्लाई का लेवल कैसा है, मनी से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी हैं सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। जर्नल प्राइस लेवल, सामान्य कीमत स्तर, जिसमें इन्फ्लेशन का लेवल क्या होगा, मुद्रास्फीति, मुद्रा विस्फीति, डिफ्लेशन, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ की जो थ्योरी है जो कि ये बताती है कि कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल कैसा है, रियल इनकम लोगों की कैसी है, कंट्री की नेशनल इनकम क्या है। गवर्नमेंट जो फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है ग्रोथ के लेवल को अचीव करने के लिए, वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर ही स्टडी किया जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड, डिफरेंट कंट्रीज आपस में जो ट्रेड करती हैं, व्यापार करती हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। ट्रेड के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, टैरिफ लगता है, गवर्नमेंट जो प्रोटेक्शन देती है या फ्री ट्रेड के लिए जो पॉलिसी यूज़ की जाती हैं वो फॉरेन ट्रेड का ही पार्ट है। मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैक्रो लेवल पे आप बात करते हो तो वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। बिजनेस फ्लक्चुएशन, बिजनेस में फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, अप डाउन आते रहते हैं, जिसे आप बूम की सिचुएशन, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, हिंदी में इसे तेजी, मंदी, सुस्ती, ये सब कहा जाता है। ये सारे के सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर ही स्टडी किए जाते हैं। देन इम्पॉर्टेंस और यूजेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या यूज हैं। केन्स, प्रोफेसर केन्स ने, लॉर्ड जेएम केन्स ने, उनकी एक फेमस बुक थी द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में ये बुक आई थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी अपनी बुक में मैक्रो इकोनॉमिक्स को। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ यूजेस जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उसमें सबसे पहला यूज है हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी की एज अ होल स्टडी करते हैं, तो ये इकोनॉमी की स्टडी करने में, पूरी इकोनॉमी की फंक्शनिंग की स्टडी करने में हमारी हेल्प करता है। माइक्रो से हम पूरी इकोनॉमी की स्टडी नहीं कर सकते, सिर्फ इंडिविजुअल लेवल की स्टडी करते हैं, लेकिन मैक्रो के अंदर हम पूरी इकोनॉमी की एक ही बार में स्टडी कर सकते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है। ऑलमोस्ट मॉडर्न टाइम में जितनी भी गवर्नमेंट है वो सारी इकोनॉमिक वेरिएबल्स को एग्रीगेट लेवल पर यूज करके पॉलिसी फ्रेम करती है। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम को के बेस पर टोटल एम्प्लॉयमेंट का लेवल कंट्री में क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग, जर्नल प्राइस लेवल, इन सबको डिपेंड करके, इन सबको ध्यान में रख के, इनके बेस के ऊपर इकोनॉमिक पॉलिसीज को फ्रेम किया जाता है, बनाया जाता है। कंट्रोल ओवर ट्रेड साइकिल्स, ट्रेड साइकिल्स या इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस जो आती हैं, अगर कभी कंट्री में
डिप्रेशन आ जाता है, रिसेशन आ जाता है, तो उसे कैसे रिकवर करना है, उसमें भी मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी हेल्प करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स से आपको पता चलता है कि टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई, टोटल प्रोडक्शन का लेवल क्या है, टोटल सेविंग क्या है। इसके बेस के ऊपर आप ऐसी पॉलिसी फ्रेम करते हो जिससे ट्रेड साइकिल्स को कंट्रोल किया जा सके, जो भी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं उन्हें कंट्रोल किया जा सके। चेंज इन द जर्नल प्राइस लेवल। जर्नल प्राइस लेवल मतलब सारी की सारी कमोडिटी का सामान्य कीमत क्या है, जर्नल प्राइस क्या है, एवरेज प्राइस क्या है। इस एवरेज प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो इन्फ्लेशन आ जाती है कंट्री में, और अगर कम हो रहा है तो डिफ्लेशन की सिचुएशन हो जाती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से इकोनॉमिस्ट को ये हेल्प मिलती है ये चेक करने की कि जर्नल प्राइस लेवल इकोनॉमी में किस तरह का चल रहा है और उसे कैसे कंट्रोल किया जाना है। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की जो स्टडी है, क्योंकि नेशनल इनकम पूरी इकोनॉमी की, पूरी कंट्री की इनकम है, उसकी स्टडी करने में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है। इकोनॉमिक प्लानिंग, जो प्लान बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट जो प्लान बनाती है, उसमें भी मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करके ये बताता है कि हमें किस तरह से प्रॉपर पॉलिसीज को यूज करके अपनी कंट्री की ग्रोथ करनी है। हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे लॉज और थ्योरीज फ्रेम करता है जो कि माइक्रो में भी हेल्प किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम माइक्रो के एक लॉ की बात करें, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो ये लॉ बहुत सारे लोगों की स्टडी करने के बाद, उनके बिहेवियर को एनालाइज करने के बाद फ्रेम किया गया। इसका मतलब एक माइक्रो के लॉ को बनाने के लिए हमें मैक्रो को यूज करना पड़ा। मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स कई इकोनॉमिस्ट का ये कॉमन एक्सपीरियंस रहा था कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर तो सही हैं, डिज़ायरेबल हैं, लेकिन एंटायर सोसाइटी के लिए वो अनडिज़ायरेबल हैं। हमने अभी पीछे एग्जांपल लिया था, हम सेविंग की बात करते हैं। एक इंडिविजुअल पर्सन अगर सेव करता है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पूरी इकोनॉमी सेव करना शुरू कर देगी तो उससे कंट्री में कंजम्पशन का लेवल कम हो जाएगा, जिससे प्रोडक्शन कम हो जाएगी और इकोनॉमी में रिसेशन आना शुरू हो जाएगा। ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स है। नाइन्थ पॉइंट इज डिफरेंट इफेक्ट ऑफ एग्रीगेट। हर एग्रीगेट के इफेक्ट अलग अलग होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक डिफिकल्टी है, इट डजंट स्टडी द डिफरेंट इफेक्ट ऑफ एग्रीगेट ऑन डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर पे जितने भी एग्रीगेट्स हैं, चाहे वो एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट प्रोडक्शन, इन सबको डिफरेंट डिफरेंट इनकी स्टडी नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, समर के सीजन में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की जो डिमांड होती है, जो हमें हीट से बचाते हैं, वो बढ़ जाती है। जैसे कूलर हैं, एसी हैं, रेफ्रिजरेटर है जो आप समर में यूज करते हो, फैन है, इन सब की डिमांड इंक्रीज होती है। इट विल हैव मोर सैल्यूटरी इफेक्ट ऑन कूलर मेकिंग इंडस्ट्री देन ऑन फैन मेकिंग इंडस्ट्री। और इसका यूज कौन करता है? कूलर मेकिंग इंडस्ट्री के लिए ये मैक्रो जो रिजल्ट है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है फैन मेकिंग की बजाय, क्योंकि फैन की डिमांड हर टाइम होती है, लेकिन कूलर की डिमांड एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होती है। नेक्स्ट हमारे हैं लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स की लिमिटेशंस थी, सीमाएं थी, कमियां थी, वैसे ही मैक्रो की भी लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट है डिपेंडेंस ऑन इंडिविजुअल यूनिट। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कंक्लूजन ऐसे हैं जो कि इंडिविजुअल यूनिट पर बेस्ड हैं। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि आपने मैक्रो की स्टडी करनी है तो आप एक ही बार में करो, बल्कि आपको इंडिविजुअल की स्टडी करनी पड़ेगी और उसका टोटल आपका बनेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। एज अ होल कंट्री की स्टडी करने के लिए आपको इंडिविजुअल लेवल के ऊपर स्टडी करनी पड़ती है। सेकेंड इज हेट्रोजीनियस यूनिट। सारी यूनिट सेम नहीं होती। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम हेट्रोजीनियस यूनिट की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसा लें, मान लीजिए हम टोटल डिमांड देखना चाहते हैं कंट्री की, और अगर आप एक पर्सन 6 एप्पल यूज करता है, दूसरा भी 6-7 एप्पल यूज करता है, तो आप ये कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज 13 एप्पल। लेकिन एक पर्सन ने 6 एप्पल को कंज्यूम किया, दूसरे ने 7 ऑरेंज को यूज किया, तो आप ये बोल सकते हो कि 13 फ्रूट्स हैं। पर एक पर्सन 6 एप्पल को यूज कर रहा है, दूसरे पर्सन ने 7 हाउसेज को परचेज कर लिया, तो क्या आप इनका टोटल करके उनकी एग्रीगेट डिमांड बता सकते हैं? नो, इट इज अ मीनिंगलेस एग्रीगेट। ये मीनिंगलेस है, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो इन हेट्रोजीनियस यूनिट की स्टडी इसके अंडर की जाती है, जो कि इसकी एक लिमिटेशन है।
जब तक इनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तब तक एग्रीगेट को फाइंड करने में प्रॉब्लम है। Third is the composition of structure of aggregate is more important than the aggregate itself. Aggregate में आप क्या लेके चल रहे हो वो ज़्यादा important है aggregate को calculate करने के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई डाउट नहीं है कि हम एग्रीगेट की स्टडी करते हैं, लेकिन वो एग्रीगेट्स वो क्या होंगे, उसके अंडर क्या कॉम्पोजिशन यूज किए जाएंगे, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ एक एग्जाम्पल लिया गया है, सपोज प्राइस लेवल 2016-17 में कांस्टेंट था, तो इसका मतलब ये नहीं था कि 2017 के अंदर प्राइजेस चेंज नहीं हुए, प्राइजेस चेंज जरूर हुए होंगे, पर ऐसा हो सकता है कि एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया और दूसरे का कम हो गया, तो जर्नल जब उनकी एवरेज निकाली गई तो वो सेम रह गई। इसका मतलब कंपोनेंट्स इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द एग्रीगेट। अलग अलग अगर कंपोनेंट देखे जाएं तो उनमें चेंजेस आए, लेकिन एग्रीगेट में कोई चेंज नहीं आई, तो मैक्रो की एक ये भी लिमिटेशन है, ये भी एक कमी है। डिफरेंट इफेक्ट ऑफ एग्रीगेट्स, एग्रीगेट का इफेक्ट भी डिफरेंट होता है अलग अलग सेक्टर के ऊपर, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसकी यूनिफॉर्म इफेक्ट की स्टडी की जाती है। डिफरेंट सेक्टर पे डिफरेंट एग्रीगेट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये स्टडी नहीं की जाती। लिमिटेड एप्लीकेशन है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जितनी भी थियोरेटिकल सिग्निफिकेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स की वो बहुत ही लिमिटेड है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज बहुत लिमिटेड किया जाता है। इट इग्नोर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, इसमें इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी नहीं की जाती, इकोनॉमी की एज अ होल स्टडी की जाती है, और ये सब इफेक्ट जो हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है। माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो में हम स्मॉल की स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं, मैक्रो में हम पूरी इकोनॉमी की एज अ होल स्टडी करते हैं। इन दोनों की आपस में रिलेशनशिप है। फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डिपेंड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स पर डिपेंड करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो थ्योरी बनाई जाती हैं उन सब के लिए हमें मैक्रो की हेल्प लेनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये देखना है, एक फर्म ने ये देखना है कि वो अपने लेबरर को कितने वेजेस पे करें, क्या मजदूरी दे, तो उसके लिए वो ये देखेगी कि इकोनॉमी में बाकी फर्म्स अपने लेबर को क्या वेजेस दे रही हैं। आपने किसी कमोडिटी की प्राइस को फिक्स करना है तो आप उस कमोडिटी की डिमांड सप्लाई के थ्रू करते हो, साथ ही साथ आप उसके अलावा जो बाकी कमोडिटी हैं उनका डिमांड और सप्लाई भी इकोनॉमी में देखते हो, तब अपनी कमोडिटी के प्राइस को फिक्स करते हो। तो ये कुछ एक एग्जांपल हैं जो ये बताते हैं कि माइक्रो की जितनी भी थ्योरीज बनाई जाती हैं उन सब के लिए मैक्रो की हेल्प ली जाती है। इसी तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस इज नेसेसरी फॉर मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए माइक्रो की भी जरूरत है। आपने पूरी इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप इंडिविजुअल की स्टडी करो। यहाँ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एंटायर इकोनॉमी इज द एग्रीगेट ऑफ डिफरेंट यूनिट, पूरी इकोनॉमी में डिफरेंट यूनिट है, उनको एग्रीगेट कर लिया जाए तो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स बनती है। उसकी फंक्शनिंग के लिए जरूरी है कि आप इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करो। फॉर एग्जांपल हम अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पूरी नेशनल इनकम के लिए हमें पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करना होगा, इंडिविजुअल इनकम को कैलकुलेट करना होगा, तब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो माइक्रो की स्टडी के लिए मैक्रो की जरूरत है और मैक्रो के लिए माइक्रो की इंपॉर्टेंस है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। स्टिल देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन देम। आपने डेफिनेशन से, इंट्रोडक्शन के पार्ट से लास्ट तक हमने पढ़ा मैक्रो और मैक्रो में क्या, माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस एग्रीगेट का है, माइक्रो में इंडिविजुअल की स्टडी की जाती है लेकिन मैक्रो के अंदर पूरी इकोनॉमी की एज अ होल स्टडी की जाती है। इनके ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितनी भी प्रिंसिपल, प्रॉब्लम या पॉलिसी हैं वो रिसोर्सिस का कैसे प्रॉपर एलोकेशन हो, ऑप्टिमम एलोकेशन हो, उससे डील करती हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी है वो पूरी की पूरी कंट्री के जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनका फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल कैसे अचीव किया जाए, इकोनॉमी में डेवलपमेंट कैसे हो, उन सब से रिलेटेड जो प्रिंसिपल, प्रॉब्लम और पॉलिसीज हैं उससे मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है।
कोर डिफरेंसेस, मेन डिफरेंस इनके अंदर क्या है? प्रोफेसर थिमाया ने बताया था दैट द मेन डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेन प्रॉब्लम है वो प्राइस से रिलेटेड है, कीमत से रिलेटेड है, लेकिन मैक्रो की जो मेन प्रॉब्लम है वो इनकम से रिलेटेड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल हैं जो कि कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इन सब से रिलेटेड है, वो प्राइस के ऊपर बेस करते हैं। लेकिन मैक्रो के जितने भी वेरिएबल्स हैं, एग्रीगेट कंजम्पशन, टोटल इन्वेस्टमेंट, ये सारे के सारे इनकम पर डिपेंड करते हैं। मेथड्स ऑफ स्टडी का मेथड डिफरेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो थ्योरी हैं उनमें हम अजम्पशन लेके चलते हैं, अदर थिंग्स बीइंग सेम, अन्य बातें समान रहने पर। फॉर एग्जांपल हम लॉ ऑफ डिमांड लेते हैं तो हम प्राइस और डिमांड में रिलेशनशिप लेते हैं, जिसमें हम साथ में मेंशन करते हैं दैट देयर शुड बी नो चेंज इन इनकम, इन हैबिट ऑफ कंज्यूमर, इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ये अदर थिंग्स हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, जिसे कि अदर थिंग्स को कांस्टेंट लेने की वजह से माइक्रो इकोनॉमिक्स को पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस भी बोल दिया जाता है। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनको एग्रीगेट में स्टडी किया जाता है, जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल कंजम्पशन, टोटल इन्वेस्टमेंट, इनकी आपस में म्यूचुअल इंडिपेंडेंस होती है। तो ये एनालिसिस आपका जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, पार्शियल एनालिसिस नहीं है। पैराडॉक्सिस, दोनों में कुछ पैराडॉक्स भी है। अभी हमने पीछे सेविंग का एग्जांपल लिया था, मैक्रो पैराडॉक्स हमने लिया था, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स सेम यहाँ पर है। मान लो हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं बैंक से मनी विड्रॉ करने का। माइक्रो लेवल पर अगर एक डिपॉजिटर अपनी मनी को बैंक से विदड्रॉ कर लेता है तो उसका बैंक के बैलेंस के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सारे के सारे डिपॉजिटर अपनी अपनी मनी को विदड्रॉ करना शुरू कर दे तो बैंक फेल हो जाएंगे, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का लेवल खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ पैराडॉक्स भी हैं। पैराडॉक्स मतलब जो चीज़ें माइक्रो लेवल के ऊपर सही हैं वो मैक्रो पे भी सही हो, हमेशा ऐसा नहीं है। अजम्पशन अलग अलग है, माइक्रो और मैक्रो की अपनी अपनी अजम्पशन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम अजम्पशन लेकर चलते हैं दैट देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी, एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, दे आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहते हैं। लेकिन मैक्रो लेवल के ऊपर हम अजम्पशन ये नहीं लेते बल्कि कुछ डिफरेंट लेकर चलते हैं। हम ये लेकर चलते हैं रिसोर्सिस का एलोकेशन कांस्टेंट रहेगा, इस तरह की अजम्पशन मैक्रो में ली जाती हैं। एनालिटिकल डिफरेंसेस, मेजर डिफरेंस माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल हैं जो भी हम स्टडी करते हैं उनको इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी स्टडी कर रहे हो। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक वेरिएबल की जो स्टडी है वो डिसइक्विलिब्रियम लेवल पे की जाती है। माइक्रो में इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंडर और मैक्रो में डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन के अंडर ये स्टडी किया जाता है दैट हाउ टू अचीव इक्विलिब्रियम को कैसे अचीव किया जाए। देन चेंजेस, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से सही है वो मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल सेम वही आ जाएंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स इन सम फैमिली में इंक्रीज एंड इन अदर में डिक्रीज। ऐसा हो सकता है कि एक फैमिली में नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ गए, एक में कम हो गए, लेकिन एवरेज वो सेम रहा, पॉपुलेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन मैक्रो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। प्रोफेसर बॉल्डिंग हैज एक्सप्लेन्ड दिस डिफरेंस विद द एग्जांपल ऑफ ट्री एंड फॉरेस्ट। प्रोफेसर बॉल्डिंग ने यहाँ ट्री और फॉरेस्ट का एग्जांपल लिया था। उन्होंने बोला था दैट जस्ट एज अ फॉरेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज होते हैं, उसी तरह इकोनॉमी के अंदर भी बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं। डिफरेंस क्या है ट्री और फॉरेस्ट में? ट्री कैन वाइदर अवे, ट्री जो है वो तो वाइदर हो सकते हैं, ट्री के पत्ते झड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट फॉरेस्ट ग्रो, लेकिन फॉरेस्ट बढ़ते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू बर्न अ ट्री बट द फॉरेस्ट कैचेस फायर इजीली। आप एक ट्री को जलाओ वो तो मुश्किल है, लेकिन एक ट्री जला, दो जला तो फटाफट से सारी फॉरेस्ट जो है वो फायर कैच कर लेती है। अ ट्री हैज नो इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ एरिया, एक ट्री का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एरिया का, लेकिन एक फॉरेस्ट का बढ़ता है। तो यहाँ ट्री आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इंडिविजुअल है, फॉरेस्ट आपका मैक्रो है। माइक्रो मैक्रो के लिए हेल्पफुल है, लेकिन मैक्रो का जो इफेक्ट पड़ता है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू माइक्रो। इकोनॉमिक एक्टिविटी माइक्रो लेवल पे अगर चेंज होती हैं
तो वो मैक्रो पे सेम रहें ऐसा नहीं है, या मैक्रो पे चेंज हो जाती हैं और वो माइक्रो में सेम रहें ऐसा भी नहीं है। तो हमने ये देखा कि किस तरह से माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड भी हैं और किस तरह से दोनों में डिफरेंसेस भी हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।